साद आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, आप 3 बच्चे पीछे खड़े हो। अच्छा जी बच्चों, पहली बात तो ये कि यार आप लोग घर से ना ये काम रिवाइज करके आए करें। दिस इज वेरी बैड कि जब मैं आपसे सुनूं तो आप ऐसे आंसर्स दें जैसे बच्चा पढ़ के नहीं आया हुआ। आपका मैं मंडे को टेस्ट लेता हूँ कंप्यूटर साइंस का। मंडे को आप लोगों का जितना मैं आज तक पढ़ाऊंगा वो सारा, और प्रोसेसर्स वाली बातें सारी, हार्डवेयर स्टार्ट से लेके आज तक का जो लेक्चर है वो आपके मंडे के टेस्ट में आएगा। ठीक है, हार्डवेयर पूरा सेक्शन जितना भी है वो सारा आपके मंडे के टेस्ट में आएगा। ठीक है जी, सब बच्चों का टेस्ट होगा। हार्डवेयर वाला सारा जो है ना आपका मंडे के टेस्ट में आएगा, तो अपनी तैयारी जरा अच्छी करके आइए जी। हाँ, प्री लेवल्स का टेस्ट अलग होगा और फाइनल ईयर का टेस्ट अलग होगा। अच्छा जी, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे 2D स्कैनर्स। 2D स्कैनर्स में मैंने सारी बात आपको समझाई थी। कुछ स्कैनर्स इस तरह के होते हैं जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपने टेक्स्ट आपने लिया, पेज आपने लिया हार्ड कॉपी की फॉर्म में, ये आपने स्कैनर के ऊपर रखा, उसने स्कैन किया। एक तो JPEG इमेज भी आपकी तस्वीर की सूरत में आपके कंप्यूटर में वो चीज़ सेव हो जाती है इमेज की सूरत में। दूसरा एक सॉफ्टवेयर इस तरह का होता है कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको रीड करके सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समटाइम ऑटो फॉर्म फिलिंग के अंदर काम आता है। ये ऑटोमेटिक फॉर्म फिल करने हो किसी ने, वहां पे काम आता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका एयरपोर्ट्स के ऊपर आप जाते हैं, 2D स्कैनर्स की एक एप्लीकेशन है कि आपका जब पासपोर्ट जब स्कैन किया जाता है एक मशीन के अंदर, ठीक है, तो जो उनके साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगा हुआ होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ऑटो फॉर्म फिल कर रहा होता है, ताकि वो जो डेटा रीडर बैठा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है बंदा, वो टाइप उसको ना करना पड़े। टाइप करते हुए बहुत से लोगों के नाम बहुत चेंज होते हैं, स्पेलिंग गलती ना हो जाए। मतलब आपका फर्स्ट नेम, आपका सर नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, वीज़ा एक्सेट्रा, मतलब समझ, ये सारी चीज़ें उसने क्या करनी होती हैं, स्कैन करनी होती हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो जब उस मशीन के ऊपर रखा जाता है तो ऑप्टिकल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, समझ आ रही है कि नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं टेक्स्ट के ऊपर उसको रिकग्नाइज करने के काम आ रहा होता है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो उसको रीड करके वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसको ऑटो फॉर्म फिलिंग ना करनी पड़े। और इस तरह से बहुत से दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट बाद में उसको क्या किया जा सके, एडिट किया जा सके। क्या किया जा सके? उसको एडिटिंग की जा सके, मतलब टेक्स्ट को एडिट किया जा सके। हमारी राइटिंग को नहीं कन्वर्ट किया जा सकता कंप्यूटर के उसके अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बिकॉज हर एक के लिखने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अगर वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आपने अगर राइटिंग ऐसी है कि जो समझ आ जाए कंप्यूटर को कि ABCDEF Z तक कैसे लिखा करते हो, आप उसके फॉर्मेट को इस्तेमाल करें तो इवन वो भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। सॉफ्ट फॉर्म वो जो एडिटेबल होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है। हार्ड फॉर्म उसको बोलते हैं जो पेजेस की सूरत में आपके पास नजर आ रही होती है। जो नोट्स आपने पकड़े हुए हैं, लेट्स से ये हार्डवेयर है, ये हार्ड फॉर्म है डॉक्यूमेंट की, और सॉफ्ट फॉर्म क्या है जो मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्यूटर में ओपन किया हुआ है उसको सॉफ्ट फॉर्म बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? हार्ड फॉर्म जो आपके पास है, सॉफ्ट फॉर्म जो कंप्यूटर के ऊपर लिखी हुई है। बात क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? ये था आपका, उसको फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर लिया जाता है या समटाइम ऑटो फॉर्म फिलिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल आप आगे पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ 2D स्कैनर्स एट एन एयरपोर्ट। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कि आपके पासपोर्ट्स को स्कैन किया जाता है। फिर जब 3D स्कैनर्स की बात आती है तो 3D स्कैनर्स क्या होते हैं? दे कैन स्कैन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या चीज स्कैन करते हैं? ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स स्कैन कर सकते हैं। तवज्जो रखें, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स किन को बोलते हैं? जो 3 डायमेंशंस में होते हैं, X डायमेंशन, Y डायमेंशन एंड Z डायमेंशन। तो उनको स्कैन करने के लिए एक स्कैनर नहीं लगेगा, मल्टीपल स्कैनर्स लगेंगे जो डिफरेंट एंगल्स पर सेट किए जाएंगे, डिफरेंट एंगल्स पर सेट किए जाएंगे। ठीक है, और जो डिफरेंट एंगल्स से इमेजेस ले रहे होंगे और उन तमाम इमेजेस को कंबाइन करके
एक पूरा होल मॉडल बनाया जाएगा, जिससे एक 360 डिग्री वाला मॉडल बनाया जाएगा कि वो पूरा अराउंड किस तरह से दिखती है वो चीज़। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? और एक टॉप से भी बनाया जाएगा ताकि आइडिया हो जाए कि दिखने में वो चीज़ किस तरह से नजर आती है। समझ रहे बात कि नहीं? जैसे अर्थ क्या है? एक सफेयर है, सॉर्ट ऑफ अ सफेयर है। इस सफेयर को भी कवर करने के लिए देयर आर 3 सैटेलाइट्स इनफ। 3 सैटेलाइट्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। 3 सैटेलाइट्स इनफ हैं पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। इसी तरह से 3 मिसाल के तौर पे कैमरास इनफ हैं, 3 स्कैनर्स इनफ हैं एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए। लेकिन एक अच्छा स्कैन के लिए ज्यादा स्कैनर्स चाहिए होते हैं उसके लिए, बस जो तीनों डायमेंशंस के अंदर स्कैन कर रहे होते हैं। और इस तरह के जितने भी इमेजेस बने होते हैं, इनको हैंडल करने के लिए सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं होते, उनको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर, जिसको कैड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जी, उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से भी लोग करते हैं। आप उसको रोटेशन पे एक कैमरा को भी लगा सकते हैं, बट मैं स्कैनर्स की बात कर रहा हूँ स्कैन करने के लिए, ठीक है। Since solid objects have x, y and z coordinates, these scanners take images at several points along the 3 coordinates. A digital image will represent the solid object that is formed. उसको चेंज करने के लिए फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है लीजा दी? उसको चेंज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, कैड सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। कभी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना हो ना, तो जनरल नाम याद रखें। क्या नाम है सॉफ्टवेयर्स का? कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, कैड सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। ठीक हो ये बात कि नहीं? अब जितने भी देखें नई गाड़ियां बनती हैं, नए घर बनते हैं, जितने इंजीनियर्स होते हैं, नया मॉडल बनाने से पहले उस मॉडल की पूरी एक इमेज बनाते हैं, उसका एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि ये तस्वीर कंप्यूटर्स पे किस तरह से दिखेगी, ग्राफिक्स में किस तरह से दिखेगी। उस सॉफ्टवेयर को जनरली क्या कहा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इवन 3D प्रिंटिंग के अंदर भी। एक होती है ना 2D प्रिंटिंग। 2D प्रिंटिंग वो होती है जो आपके घरों में जो प्रिंटर पड़ा हुआ है। 3D प्रिंटर्स वो होते हैं जो 3 डायमेंशनल इमेजेस को 3D के अंदर बना रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे होते हैं। तो उनके जो मटेरियल है वो डिफरेंट होता है। जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो और 3D स्कैनर्स भी जो सा है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा खैर, जब बात की जाती है ना इसकी 2D स्कैनर्स के एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपकी जो तस्वीर भी होती है, आपकी जो तस्वीर स्कैन की जाती है, तो आपने देखा होगा जो आपकी 2D स्कैनर की एप्लीकेशन, तो फिर मैं 3D स्कैनर की तरफ आता हूँ। जो हमारी तस्वीर होती है पासपोर्ट के ऊपर, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की होती है। आप देखते हो चमक रही होती है, थोड़ा सा उसका जो क्या कहते हैं पेपर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब उस पेपर को जब वो स्कैन करके ना उस इमेज को आपके अपने कंप्यूटर में वो रीड करते हैं और साथ ही आपकी एक तस्वीर भी खींचते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी एक इमेज भी खींचते हैं जो कैमरा के साथ उनकी लगी होती है। कहते हैं जी कैमरा की तरफ आप देखें, तो उस कैमरा के अंदर ना सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपेयर कर रहा होता है किसके साथ? जो पासपोर्ट की जो तस्वीर होती है वो, और जो आपकी रियल या लाइव इमेज है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा होता है। अब उसकी कंपैरिजन में कुछ चीजें इस तरह की हैं जो चेक की जाती हैं, जैसे विड्थ ऑफ द आईब्रोज, द डिस्टेंस बिटवीन द आईब्रोज, ठीक है। आपकी जॉ लाइन की विड्थ जो सी है, जो सी हड्डी होती है इसकी, ठीक है। आपकी नाक की जो सी विड्थ है उसको डिटरमिन किया जाता है। बस डिस्टेंस बिटवीन द आईज, आंखों के बीच का जो फासला है उसको देखा जाता है, ठीक है। फोरहेड, और इसी तरह से जिन लोगों के मुंह जल जाते हैं, ये मुंह पे जो गहरा जख्म आ जाता है कि जिसकी वजह से फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उसको काम नहीं कर सकते, तो वो लोग फिर रिकग्नाइज नहीं होते हैं उस कैमरा के अंदर। उनको फिर दोबारा एक प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू गुजरना पड़ता है। समझ रहे हैं बात क्या नहीं? So distance between the eyes, width of the nose, shape of the cheekbone, length of the jawline, shape of the eyebrows, etc. ये सारी चीजें जो उनसे ना बीच में मॉनिटर की जाती हैं। इसी तरह जो डिफरेंट लोग होते हैं जिन्होंने अपने चेहरे के साथ पियर्सिंग कराई हुई होती है बहुत हद तक, तो उनके पासपोर्ट्स के ऊपर पुराने पासपोर्ट्स नहीं चल सकते। उनको फिर अपना पासपोर्ट एक प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू चेंज कराना पड़ता है। जी बेटा, समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? अच्छा, फिर आती है 3D स्कैनिंग की एप्लीकेशंस। कुछ 3D स्कैनिंग को इस्तेमाल किया गया था कहाँ पे? इमेजेस को स्कैन करने के लिए, और हमारी बॉडी के इनसाइड क्या चल रहा है उसको स्कैन करने के लिए। क्योंकि देयर आर सर्टेन रेज जो पेनिट्रेट कर जाती है इंसान की बॉडी के अंदर। हर एक डिफरेंट वेवलेंथ की बेस के ऊपर
डिफरेंट वेवलेंथ की बेस के ऊपर उसकी पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? जैसे कुछ है एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं जो आपकी हड्डियों के काम आ रहा है, हड्डियों से जब वो पास थ्रू कर रही होती है ना, तो जहां से ब्लॉकेज आ रही है उस एक्सरेज को, वो भी उसके इमेज में डिफरेंटली शो होता है, और जहां पे कहीं क्रैक आता है वहां पे पेनिट्रेट रे अंदर तक चली जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? तो इतना प्रिसाइजली बता देता है कि हड्डी की क्या सिचुएशन है इनसाइड, चूंकि आप नहीं देख सकते, लेकिन एक्सरे किधर चला गया, अंदर चला गया, उसके तीनों डायमेंशंस में जाके भी आप उसको देख सकते हैं कि कहां से किस किस तरह से वो हड्डी डैमेज हुई हुई है। यानी कि ये जो 3D स्कैनिंग है मेनली जिस टेक्नोलॉजी में काम आती है उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनिंग, सीटी स्कैन्स बोलते हैं। अब सीटी स्कैन्स के अंदर भी मल्टीपल टेक्निक्स आती हैं, जैसे मुख्तलिफ नीचे उसने टेबल दिया हुआ है। MRI आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपने सीटी स्कैन सुना होगा, ठीक है। आपने इसके अलावा स्पेक्ट नहीं सुना होगा, स्पेक्ट भी एक चीज है जो इस्तेमाल होती है। इस तरह कुछ लोगों के ना बैकबोन, आपने MRI मशीन देखी, वो गोल सी होती है जिसमें इंसान को लिटाया जाता है, मोबाइल फोन्स बंद किए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि उसकी पूरी बैकबोन को मॉनिटर किया जा रहा होता है और उसके दिमाग के मुख्तलिफ पॉइंट्स को, क्योंकि बैकबोन के साथ जितनी भी नर्व सेल्स हैं वो सारे अटैच होते हैं दिमाग के साथ, तो दिमाग भी स्कैन हो रहा होता है और बैकबोन भी स्कैन हो रही होती है। तो दिमाग की कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं पूरे बैकबोन से, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं बैकबोन से। अगर दिमाग के उस पॉइंट पे सिग्नल्स आए तो उसकी निशानी मुख्तलिफ होती है, और अगर सिग्नल्स ना आए तो उसकी निशानी मुख्तलिफ होती है। तो स्कैन्स के अंदर पता चल जाता है कि दिमाग का ये जो सर्टेन पॉइंट है क्या ये ऑपरेशनल है या नहीं है, उसके ऑपरेशनल होने की निशानी क्या हो सकती है। हो सकता है बायोलॉजिकली कोई केमिकल रिलीज हो रहा होगा उसमें से, या उसकी एक सर्टेन पॉइंट एक डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगी उन रेस को। लेकिन वो रेस किस तरह की होती है, वो जैसे आपकी एक कॉपी है ना, कॉपी को जब आप बंद करेंगे तो आपको एक बाकायदा सॉलिड ऑब्जेक्ट नजर आएगा, एक मोटा सारा, लेकिन आप जब एक एक पेज की तरफ देखेंगे तो एक पेज एक छोटा सा स्लाइस नजर आएगा आपको, ऐसे ही है कि नहीं? फिर दूसरा पेज उठाएं तो एक और स्लाइस नजर आएगा, तीसरा उठाएं तो एक और स्लाइस नजर आएगा। इसी तरह से आपके पूरी बॉडी को जो है ना स्लाइसेस में स्कैन किया जा रहा होता है, और उन तमाम स्लाइसेस को मर्ज किया जाता है इकट्ठा, और वो आपकी पूरी एक इमेज शो हो रही होती है उससे, बेशक वो दिमाग हो, बैकबोन हो, बॉडी हो, हड्डियां हो, कोई भी ऐसी चीज हो। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? सो आपकी जो स्कैनिंग होती है ना वो स्लाइसेस पर हो रही होती है। जी बेटा, हाँ नुकसान होता है, फ्रिक्वेंटली एक्सपोज होना उसके सामने जो है ना आपके अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरेज के अराउंड बहुत ज़्यादा जाते हैं करीब तो कैंसर का खतरा हो सकता है, बिकॉज आपके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, आपकी जो टिश्यूज होते हैं वो मरना शुरू कर जाते हैं। तो जब एक सेल डाई कर जाएंगे और उधर ही मौजूद होंगे तो उसके साथ फिर रिएक्शंस डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। इसीलिए जिस तरह की भी कह लें कि अननेचुरल रेडिएशंस है ना, उसके सामने अगर इंसान आ रहा हो तो ये वो कह लें कि प्रॉब्लम्स कॉज करता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिस्ट दे रिकमेंड कि आप राइट कान से ना सुने, लेफ्ट कान से सुने। राइट इस वजह से बिकॉज जो दिमाग की ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा करीब है राइट साइड के, ठीक है। तो वो जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि फ़ोन कॉल से जनरेट हो रही होती है, वो दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर कर रही होती हैं। अब लेफ्ट साइड से सुनते हैं तो दिमाग का फासला थोड़ा सा क्या है, दूर है कान से, समझ रहे बात के नहीं, तो उससे रिलेटिवली कम इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है तो उसके पास ना रहें, मतलब उसके पास सर या कान ना रखें, चार्ज होते हुए फ़ोन ना इस्तेमाल करें, बिकॉज जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो रेडिएशन के करीब, इसी तरह से जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कैंसर के शिकार होते हैं जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी कह लें कि इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनके लिए स्पेशल सूट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और उन सूट्स के अलावा भी उनका हर कुछ महीनों बाद उनका टेस्ट होता है, बाकायदा चेकअप होते हैं। समझ आ रही है कि उनकी बॉडी के हद तक इवन वो स्पेशलाइज्ड सूट्स बनाए हुए होते हैं, बट स्टिल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतने उनकी रेडिएशन स्ट्रांग होती है कि उसको भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। नॉर्मली अगर उनका इंडेक्स लेट्स से 100 है तो सूट के अंदर उनका इंडेक्स 5 हो जाएगा, बट स्टिल 5 तो जा रही है। तो लॉन्ग रन में आप देखें वो आफ्टर मेनी मंथ्स एंड ईयर्स तो रेडिएशन इंडेक्स तो उसको अफेक्ट करेगा फिर, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, वहाँ पे रेडिएशंस की वजह से लोग मरते हैं। बॉम्ब से अगर कोई बच जाएगा तो रेडिएशन से मर जाएगा, और पता नहीं कितने अरसा तक वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी उस मटेरियल की, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर।
क्या डालें? वो मेटालिक चीज तो वो आपको पता है वो तो ब्लास्ट करेगी फिर, बिकॉज वो रेडिएशन इस तरह की, माइक्रोवेव अवन में जिस तरह से आप डालते हैं मेटालिक चीज नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो पूरा पटाखा बजेगा। अब एक मुझे सिर्फ पिछले वीक का ही मुझे एक वाकया याद है कि मेरे ही चचा ने, लाइक ही इज नॉट साइंटिफिकली कह लें लिटरेट, उनकी आर्ट्स की एजुकेशन है, तो एक दफ़ा मोबाइल उनका पानी में गिरा था, तो उनको खुशक करने के लिए ही हैड नो सेंस एंड ही जस्ट पुट हिज फोन इन द माइक्रोवेव ओवन, और जैसे ही डाला, द मोमेंट ही प्रेस द बटन, ठस की आवाज आई एंड द बैटरी जस्ट एक्सप्लोडेड, ठीक है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है ना, वो रेडिएशंस की वजह से वह बैटरी तो एक्सप्लोडेबल होती है, वो एक्सप्लोड कर जाती है, तो ठीक है। तो एयरपॉड्स कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं, कोशिश ये की जाती है साइंसदानों की कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस की जाए, ठीक है। जब ये एयरपॉड्स बनाए जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है उसका कि हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे इसके, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे। तो एयरपॉड्स आप कानों में लगाते हैं, रेडिएशंस तो आ रही हैं, ना चाहते हुए भी आ रही हैं, ब्लूटूथ की वेव्स हैं, कम नुकसानदेह होती हैं, बट आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको, तो कानों के प्रॉब्लम्स भी निकलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है इंसान के कानों में बाय फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ दोज कानों के अंदर जो आप लोग बटन लगाते हैं। आप पूछें पहले। जब किसी आदमी कोई उसका कोई बॉडी पार्ट जैसे इसका बोन किसी मेटल के साथ रिप्लेस होता है किसी डिसेबिलिटी की वजह से, वो एमआरआई में बिल्कुल जा नहीं सकता, वो एमआरआई का उसका फिर प्रॉब्लम होगी, उसका एमआरआई में नहीं डाला जाएगा, ठीक है, और डाला भी गया तो उसकी बॉडी का वो वाला पार्ट जो सा ना मशीन के साथ एक्सपोज नहीं किया जाएगा, या उसको एक इस मटेरियल से कवर किया जाएगा कि वो पेनिट्रेट ना कर पाए उसके अंदर, ठीक है, वो प्रॉब्लम कॉज होगी। इसीलिए जब मैंने, आई डू रिमेंबर, यू गाइज ऑल्सो माइट हैव एक्सपीरियंस विद योर फैमिली मेम्बर्स, जब एमआरआई होती है तो हर मेटालिक चीज़ जो उनसे है ना वो आउट रखी जाती है, हर मेटालिक चीज़ क्या की जाती है, आपसे उतार दी जाती है, ठीक है, बेशक बटन्स हैं या वट एवर इट इज़, वो कहते हैं कि आप फिर मेडिकल कपड़े जाके हमारे वाले कपड़े हैं वो चेंज करके वो पहने, समझ रहे बात कि नहीं। अगर आपके अपने कपड़े हैं और उसके अंदर कोई मेटल नहीं है तो वो बहुत ईजीली आप जाएँ और स्कैन करवाएं उसमें, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होती। सो इस तरह से जी यार मुझे नहीं पता वाइड माइक्रोफोन 100% सेफ है या नहीं है, या वो जो स्पीकर है सेफ है नहीं है, बस कहने का मकसद ये है रेडिएशंस नुकसानदेह होती हैं, ठीक है, खामखा रेडिएशंस के करीब नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो फ़ोन भी नुकसानदेह है, ठीक है, इसकी रेडिएशंस भी नुकसानदेह हैं, समझ रहे मेरी बात कि नहीं, कुछ कम नुकसानदेह हैं, कुछ ना होने के बराबर नुकसानदेह और कुछ ज़्यादा नुकसानदेह, ठीक है, ये बात कि नहीं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ़ोन जो सा है ये दिमाग के लिए ठीक नहीं है, ये नर्व सेल्स जो आपके दिमाग के करीब होते हैं ना, इसको डैमेज कर देता है ये, ठीक है, खैर, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन हो सकता है, कम सोचने की सलाहियत हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, इनएक्टिविटी हो सकती है, लेथार्जिक फील करना हो सकता है, समझ आ रही कि नहीं, सर में दर्द होना हो सकता है, माइग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह के इश्यूज फिर कॉज होते हैं उससे। ये पुराने वक्तों के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर वर नो माइग्रेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बच्चों में माइग्रेन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो उससे अगर आप लोगों ने भी इन द लॉन्गर रन बचना है तो देयर आर होल नेचुरल रेमेडीज, बचा जा सकता है उससे, रादर देन जस्ट बेयरिंग दैट पेन, उससे बचने के बड़े ज़्यादा सारे तरीके हैं। खैर, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक समझ आ गया आपको, स्कैनर्स, ठीक है, वो आपकी बॉडी के इनसाइड पार्ट्स को स्कैन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्लाइसेस में स्कैन कर रहे होते हैं, और इन द एंड ऑल दोस स्लाइसेस आर मर्ज्ड टुगेदर, आर इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड टू मेक अ होल इमेज, एंड टू मेक अ होल, तवज्जो रखें, इमेज, ठीक है। ईच स्लाइस इज बिल्ट अप बाय यूज ऑफ एक्सरेज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज और गामा इमेजिंग, ये तीन डिफरेंट आपके पास रेडिएशंस हैं, एक्स रेज, गामा रेडिएशंस या रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। Although the number of other methods they also exist, each slice is then stored as a digital image in the computer memory. The whole of the solid object is represented digitally in the computer memories. तमाम slices को सेव किया जाता है, उनको इकट्ठा इंटीग्रेट करके एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाया जाता है। अब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी है, वो एक्सरेज इस्तेमाल करता है, भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स और बेसिकली ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। एमआरआई जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करता है, बैकबोन के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेक्ट टेक्नोलॉजी है, SPECT, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल करता है, गामा रेज, ये भी पर्टिकुलरली ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल, क्योंकि हर रेडिएशन है ना
कुछ होती है अंदर तक जा सकते हैं, दिमाग के सेंटर तक जा सकते हैं, कुछ सिर्फ आउटर सरफेस तक जा सकती हैं, कुछ सिर्फ बोन तक जा सकती हैं। ठीक है, तो हर एक रेडिएशन की ना पेनिट्रेशन डिफरेंट है और उसका फिर नुकसान भी डिफरेंट है। अगर आप बेसिकली साइंटिस्ट ये कहते होते हैं कि यार जो एक्सरेज के ज़्यादा एक्सपोज, मतलब अगर आपने हड्डी का भी एक्सरे कराया ना, सो कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने का ब्रेक आए बीच में। ठीक है, बार बार भी करा सकते हैं अगर बार बार हड्डियां टूट रही हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि रेडिएशन के ज़्यादा एक्सपोज आपने खुद को नहीं करना होता, बचना होता है। इसीलिए उस पर लिखा हुआ भी होता है, जब आप एक्सरेज कराते हैं तो दरवाजे पे एक निशान, हैजर्ड का निशान होता है वहाँ पे कि स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग। इवन जब एक्सरे हो भी रहा होता तो आपको कहा जाता है यार आप बाहर चले जाएं। ठीक है, सो ये सारा सिलसिला है। और आप उस इमेज को देख रहे हो, टोमोग्राफी का इमेज समझ आया? सॉलिड ऑब्जेक्ट पूरा था, जब उसको टोमोग्राफिक स्कैन किया गया तो उसको स्लाइस में डिवाइड कर दिया गया और हर स्लाइस कंप्यूटर में सेव हो गया। एंड देन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू कंबाइन दोस स्लाइसेस एंड लेट यू सी those 3-dimensional images, which even if you want to manipulate or change, then you'll need is computer aided design softwares. ठीक है बेशाम? उमामा जी बोले। रेडिएशन में पेनिट्रेट करता है ह्यूमन बॉडी को, फिर कोई सेंसर उसको पिकअप करके कन्वर्ट करता है क्या रेडिएशंस? हां जी, पेनिट्रेट करते हैं, फिर उसको क्या रेडिएशंस तो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंज आ रहा होता है ना, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बीमारियां आ रही होती हैं। जब 3 स्कैन जो करते हैं तो उसमें हम रेडिएशन यूज करते हैं मोस्टली, तो उसको कैसे पता चलता है? एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं या गामा इमेजिंग इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जिस्म खराब हो गया है? जब ये खराब होने के जैसे रेडिएशन हमारे बॉडी पेनिट्रेट करती है, फिर उसको क्या कौन सा डिवाइस को रिसीव करता है? वो मशीन के अंदर ही लगी हुई होती है वो सारी, वो मशीन के अंदर ही सेंडर, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर मशीन के अंदर ही होता है सारा कुछ। आ जाए आप लोग, बैठ जाएं बॉयज, मैं मंडे को टेस्ट लूंगा, जिसको उसमें परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तैयारी अच्छी करके आइएगा। प्री ओ लेवल्स वाले अपनी क्लास में चले जाएं।